जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं यूथ बायोलॉजी चैप्टर वाइज डिस्कशन में श्वसन के पहले पार्ट की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने यूथ बायोलॉजी चैप्टर वाइज डिस्कशन में डाइजेशन को खत्म करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन से हम लोग श्वसन की शुरुआत करेंगे। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, यह हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है ग्लाइकोजन, दूसरा ऑप्शन है वसा अम्ल, तीसरा ऑप्शन है अमीनो एसिड, चौथा ऑप्शन है ग्लूकोज। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपके शरीर में ऊर्जा के उत्पादन के लिए इन चारों में से कौन सा ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि सर पहले ये बताओ कि ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखना कि आपके शरीर में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो किस प्रक्रिया के थ्रू होता है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी श्वसन के प्रक्रिया के थ्रू होता है। और ध्यान में रखिएगा, श्वसन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सर इसी को हम लोग इंग्लिश में रिस्पायरेशन कहते हैं। तो आप सभी ये भी कह सकते हैं कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा उत्पादन करने की प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, आप कहेंगे श्वसन कहलाती है। आप सभी के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है। तो मेरे मित्र, आप सभी ने अभी जस्ट पाचन की प्रक्रिया को देखा है और आप सभी ने क्या देखा था, आप सभी ने देखा था कि सर डाइजेशन के प्रोसेस में यानी कि पाचन के प्रोसेस में हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस में बदल जाता है। तो आप सभी कहते हैं कि सर ग्लूकोज में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट है ये क्या है, तो आप कहते हैं सर ये जटिल पदार्थ है, जबकि ये जो ग्लूकोज है ये क्या है, आप कहते हैं सर सरल पदार्थ है। तो पाचन प्रक्रिया का मतलब होता है जटिल पदार्थ का सरल पदार्थ में बदल जाना। तो आप जो ये कह रहे हैं कि सर इस ग्लूकोज से हम लोगों को ऊर्जा मिलती है, ये सिर्फ ग्लूकोज बन जाने से आपको ऊर्जा नहीं मिलती है। इसी ग्लूकोज का क्या होता है सर, श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीकरण होता है और फिर जाकर के आपको ऊर्जा मिलती है। और इस प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं। आप सभी कहेंगे कि सर इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि श्वसन के प्रक्रिया में क्या होता है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन के प्रक्रिया में क्या होता है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है यानी कि ऑक्सीडेशन होता है। आप सभी के मन में चल रहा होगा कि सर अगर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा तो हमको क्या मिलेगी। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। आप सभी कहते हैं सर C6H12O6। ध्यान में रखिएगा कि जब C6H12O6 ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करता है, जुड़ता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जब ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण होता है तब ये क्या बनाता है। आप सभी कहेंगे कि सर ये 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, साथ ही साथ 6 मॉलिक्यूल्स वाटर का रिलीज करता है और फिर क्या मिलता है, हम लोग को ऊर्जा मिलता है यानी कि एनर्जी मिलता है। और मेरे मित्र इसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन की प्रक्रिया के लिए रिएक्शन कहते हैं यानी कि अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, आप सबों ने कई बार याद किया होगा कि श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो आपका कौन सी प्रक्रिया होती है। आप सभी कहते हैं कि गुरुजी ये जो है ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है, यानी कि श्वसन के प्रक्रिया के दौरान क्या होती है सर, ऊष्मा निकलती है। और ऊष्माक्षेपी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप सभी कहते हैं कि सर इसको हम लोग इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी अगर ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो श्वसन की प्रक्रिया में ऊष्मा कैसे निकलती है। तो ध्यान में रखिएगा कि आप सभी जो कह रहे हैं कि श्वसन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऊर्जा मिलता है, तो ये जो आपका ऊर्जा है ये आपको किस रूप में मिलता है, तो आप सभी याद रखेंगे कि सर यही ऊर्जा ऊष्मीय रूप में मिलता है, यानी कि श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ऊष्मीय ऊर्जा मुक्त होती है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि सर श्वसन की प्रक्रिया जो है वो एक क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखना, आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि श्वसन की प्रक्रिया में ये जो ग्लूकोज उपयोग हो रहा है ये ग्लूकोज क्या कहलाता है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इसी ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। और इंग्लिश में इसी को क्या कहते हैं हम लोग, सेलुलर फ्यूल्स कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो आपको ये ऊर्जा मिलती है ये किस रूप में आपको मिलती है, आप सभी कहेंगे सर ATP के रूप में मिलती है। और ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर नहीं हो तो आप लिख लेंगे कि ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, आप कहेंगे कि गुरुजी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
क्या होता है इसका फुल फॉर्म? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ध्यान में रखेंगे कि जो श्वसन की प्रक्रिया के दौरान आपको ऊर्जा मिलती है वो किस रूप में मिलती है? एटीपी के रूप में मिलती है। और साथ ही साथ ये जो आपका एटीपी बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है? तो सर ये जीव में बन रहा है, और इसीलिए एटीपी को हम लोग क्या कहते हैं? तो सर इसको हम लोग जैव ऊर्जा भी कहते हैं। एटीपी को हम लोग क्या कहते हैं? जैव ऊर्जा भी कहते हैं। और साथ ही ध्यान में रखिएगा कि श्वसन की जो प्रक्रिया है, रिस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, इसमें आपका रासायनिक ऊर्जा किस में बदल जाता है? आप सभी कहेंगे कि सर रासायनिक ऊर्जा जो है वो जैव ऊर्जा में बदल जाता है, यानी कि बायो एनर्जी में बदल जाता है। आप सभी कहेंगे कि चलो सर श्वसन तो हमने समझ लिया, हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि हमारे शरीर में ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है? तो हम तो अब सीधे कह सकते हैं कि सर ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो कितने भाग में विभाजित है? आप सभी कहेंगे सर 3 भाग में विभाजित है। और ये 3 भाग आपका कौन कौन सा होता है? तो ध्यान में रखिएगा कि जो आपका श्वसन की प्रक्रिया है ये आपको 3 भाग में विभाजित है। पहला भाग आपका क्या कहलाता है? तो सर पहला भाग कहलाता है बाह्य श्वसन। पहला भाग क्या कहलाता है? बाह्य श्वसन, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रिस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? एक्सटर्नल रिस्पिरेशन कहते हैं। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी बाह्य श्वसन या एक्सटर्नल रिस्पिरेशन क्या होता है? ध्यान में रखिएगा कि बाह्य श्वसन यहाँ पे नाम से ही अर्थ हो जाता है कि किसी भी जीव के द्वारा जो सांस ली जाती है या फिर सांस छोड़ी जाती है, या सिंपल वे में आप कह सकते हैं कि किसी भी जीव के द्वारा जो सांस का आदान प्रदान किया जाता है जीव और पर्यावरण के बीच में, वही क्या कहलाता है? बाह्य श्वसन कहलाता है। चूंकि बाह्य श्वसन की जो प्रक्रिया है ये कहां से संपन्न हो जाती है? तो आपके फेफड़ा यानी कि लंग्स से संपन्न हो जाती है। इसीलिए बाह्य श्वसन को हम लोग क्या कहते हैं? पल्मोनरी रिस्पिरेशन भी कहते हैं। तो आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से बाह्य श्वसन कहलाता है, आप क्या कहेंगे? पल्मोनरी रिस्पिरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? पल्मोनरी रिस्पिरेशन कहलाता है। ये चीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसका खास ख्याल रखेंगे। साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे कि जो दूसरा स्टेप होता है या दूसरा भाग होता है वो क्या होता है? तो सर वो होता है गैसों का परिवहन। दूसरा क्या होता है? गैसों का परिवहन। और इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस कहते हैं। आप कहेंगे सर इसमें क्या होता है? तो मेरे मित्र आप सभी क्या कह रहे हो कि सर बाह्य श्वसन के दौरान हमारे फेफड़ा के द्वारा हवा को क्या किया जाता है? अंदर लिया जाता है। तो भाई मेरे जो हवा अंदर जाता है तो उसके साथ ऑक्सीजन भी जाता है, तो वो ऑक्सीजन आपके बॉडी के हर एक सेल में कैसे पहुंचेगा? तो आप कहेंगे सर परिवहन होगा तब पहुंचेगा। तो मेरे मित्र ये जो गैसों का परिवहन है, यानी कि आपके पूरे बॉडी में जो ऑक्सीजन जाता है वो किसके सहारे जाता है? आप कहते हैं सर रक्त के सहारे जाता है, या फिर आप कह सकते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र के सहारे जाता है। तो आप इस चीज का भी ध्यान में रखिएगा कि आपके बॉडी में जो गैस एक जगह से दूसरे जगह जाता है वो किसके थ्रू जाता है? तो आप कहेंगे रक्त परिवहन तंत्र के थ्रू जाता है, या फिर रक्त के साथ जाता है। साथ ही ध्यान में रखना कि जो तीसरा भाग होता है वो क्या कहलाता है? तो सर तीसरा भाग जो है वो आंतरिक श्वसन कहलाता है। तीसरा भाग क्या कहलाता है? आंतरिक श्वसन कहलाता है। और इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? तो सर इसको इंग्लिश में हम लोग इंटरनल रिस्पिरेशन कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका आंतरिक श्वसन की प्रक्रिया है ये कहाँ पे होता है? तो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और इसीलिए आंतरिक श्वसन को हम लोग क्या कहते हैं? तो सर इसी को हम लोग कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं, यानी कि सेलुलर रिस्पिरेशन भी कहते हैं। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आंतरिक श्वसन को और किस नाम से जाना जाता है, आप कहेंगे कोशिकीय श्वसन के नाम से जाना जाता है। बाह्य श्वसन को और किस नाम से जाना जाता है? आप कहेंगे पल्मोनरी रिस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ जो गैसों का परिवहन होता है वो किसके सहारे होता है? तो आप कहेंगे रक्त परिवहन तंत्र के सहारे, या फिर रक्त के सहारे होता है। मेरे मित्र कुछ और इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान में रखिएगा कि जैसे कि यहाँ पे आपने बात करा कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, तब जाकर के आपको क्या मिलती है? एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलती है। तो आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि ग्लूकोज जो है वो क्या है आपका? तो आप सभी कहेंगे सर ये सरल पदार्थ है। साथ ही साथ ग्लूकोज जो है वो आपका क्या कहलाता है? तो सर जल में घुलनशील पदार्थ कहलाता है। और इसीलिए आप सभी जो ग्लूकोज पीते हैं एनर्जी में, तो आप सभी पानी में ग्लूकोज को घोलते हैं तो आप क्या देखते हैं कि जो ग्लूकोज है वो पूरी तरह से मिल जाता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि ग्लूकोज जो है वो क्या होता है? सर जल में घुलनशील होता है। आप कहेंगे कि सर चलो ये तो हमने समझ लिया कि श्वसन क्या होता है और इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन हमारे ऑप्शन में जो दिया हुआ है ग्लाइकोजन, ये क्या होता है? तो आप सभी को मैंने पीछे के सेशन में बताया है, पाचन वाले सेशन में बताया है
है कि जिस ग्लूकोज का उपयोग आपका शरीर नहीं कर पाता है वो ग्लूकोज आपके यकृत में स्टोर हो जाता है, और जो ग्लूकोज यकृत में स्टोर होता है उसी को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन कहते हैं। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में वसा अम्ल भी दिया हुआ है, तो आपके वसा में जो अम्ल होता है उसी को हम लोग वसीय अम्ल कहते हैं, इंग्लिश में फैटी एसिड कहते हैं। साथ ही आप कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर सी में अमीनो एसिड भी दिया हुआ है, तो नो डाउट आप सबों को मालूम होना चाहिए कि अमीनो एसिड से क्या बनता है। आप कहते हैं सर प्रोटीन का निर्माण होता है, और आपको कितने अमीनो एसिड की जरूरत होती है, आप सभी कहते हैं सर 20 अमीनो एसिड की जरूरत होती है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि सांस लेने की प्रक्रिया में डैश शामिल है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है प्रश्वसन और निश्वसन, दूसरा ऑप्शन है कोशिकीय श्वसन और किण्वन, तीसरा ऑप्शन है अस्फीति और विस्तारण, और चौथा ऑप्शन है अनुगम और निगमन। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सांस लेने की प्रक्रिया में डैश शामिल है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि सर पहले ये समझाओ कि सांस लेने की प्रक्रिया क्या होती है। आप सभी ने अभी जस्ट देखा है कि श्वसन की प्रक्रिया 3 भाग में होता है, और पहला भाग आपका क्या होता है, तो सर पहला भाग होता है बाह्य श्वसन का। पहला भाग क्या होता है, बाह्य श्वसन का, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सर इसी को हम लोग इंग्लिश में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि बाह्य श्वसन में क्या होता है, आप सभी कहते हैं कि सर इसमें गैसों का आदान प्रदान होता है या फिर गैस का आदान प्रदान होता है। अच्छा, ये गैस का आदान प्रदान कहाँ से होगा, तो आप सभी कहते हैं कि सर यहाँ पे जो गैस का आदान प्रदान होता है वो जीव और पर्यावरण के बीच होता है। यानी कि अगर आप सांस लेते हैं तो वो कहाँ सांस लेते हैं, तो सर आप अपने इन्वायरमेंट में सांस लेते हैं, तो गैसों का आदान प्रदान कहाँ होगा, जीव और पर्यावरण के बीच में होगा। ध्यान में रखिएगा कि बाह्य श्वसन आपका किसके द्वारा संपन्न होता है, आप सभी कहते हैं गुरुजी ये फेफड़ा के द्वारा संपन्न होता है, लंग्स के द्वारा संपन्न होता है, और इसीलिए इसको हम लोग पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ध्यान में रखेंगे ये जो आपका बाह्य श्वसन की प्रक्रिया है, एक्चुअली में इस प्रोसेस में क्या होता है, तो सर इस प्रोसेस में हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, और सांस लेना और सांस छोड़ना दोनों को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं, तो सर दोनों को हम लोग सम्मिलित रूप से ब्रीथिंग कहते हैं। दोनों को हम लोग सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं, और इसी को हम लोग शुद्ध हिंदी में श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं सर? सांसोच्छ्वास कहते हैं। तो आपसे जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सांस लेना और छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आप कहेंगे ब्रीथिंग कहलाती है। ब्रीथिंग किसका हिस्सा है? बाह्य श्वसन का हिस्सा है। ब्रीथिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। आप सभी क्या कहेंगे कि सर जब ब्रीथिंग में हम लोग सांस लेते और छोड़ते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रीथिंग भी 2 प्रकार का होगा। बिल्कुल सर, एक वो जिसमें आप सांस ले रहे होंगे और दूसरा वो जिसमें आप सांस छोड़ रहे होंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि जब आप सांस लेते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो सर उस प्रक्रिया को हम लोग इंस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? इंस्पिरेशन कहते हैं। और जब आप सांस छोड़ते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो सर उस प्रक्रिया को हम लोग एक्सपिरेशन कहते हैं। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि इंस्पिरेशन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो सर इसी को हम लोग हिंदी में निश्वसन या फिर प्रश्वसन कहते हैं। निश्वसन या फिर क्या कहते हैं, प्रश्वसन कहते हैं। जबकि एक्सपिरेशन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो सर इसको हम लोग हिंदी में उच्छ्वास कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ सांस छोड़ना। मतलब क्या हुआ सर? सांस छोड़ना। तो आप सभी क्या देख रहे हैं कि सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या कहते हैं, निश्वसन कहते हैं, और सांस छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग उच्छ्वास कहते हैं। हालांकि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सांस लेने की प्रक्रिया में डैश शामिल है। आप कहेंगे कि सर हमारा पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है प्रश्वसन और निश्वसन, जबकि आपने बताया है कि जब हम लोग सांस ले रहे होते हैं तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, इंग्लिश में इंस्पिरेशन कहलाती है या फिर हिंदी में निश्वसन या फिर प्रश्वसन कहलाती है। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब आप पर्यावरण से हवा को अपने अंदर ले रहे होते हैं, यानी कि जब आप सांस ले रहे होते हैं, सांस लेने के दौरान आपके सांस में कौन कौन सा गैस जाता है, आप सभी कहेंगे कि सर नाइट्रोजन जाता है कितना परसेंट, 79%। ऑक्सीजन कितना जाता है सर, 21%। और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड कितना जाता है, 0.03%। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सांस लेने की प्रक्रिया के दौरान सांस के द्वारा जो गैस जाता है, हवा जाता है, उसमें नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, आप कहेंगे 79%। ऑक्सीजन कितना होता है, 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, आप कहेंगे 0.03%।
ध्यान में रखिएगा कि जब आप सांस छोड़ते हैं तो उस वक्त आपका कौन कौन सा गैस निकलता है, तो आप सभी सीधे समझ जाते हैं कि सर जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। लेकिन आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना होगा कि जब आप सांस छोड़ते हैं यानी कि जब एक्सपिरेशन की प्रोसेस होती है तो वहां पे नाइट्रोजन गैस भी निकलती है, और नाइट्रोजन गैस का परसेंटेज कितना होता है, तो सर जितना नाइट्रोजन अंदर जाता है उतना ही परसेंटेज नाइट्रोजन बाहर भी निकल जाता है, यानी कि नाइट्रोजन का परसेंटेज 79 ही रहता है। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि ऑक्सीजन भी क्या होता है आपका सांस छोड़ने के क्रम में निकलता है, और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है, 17% होता है। और साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है कि सांस छोड़ने के क्रम में आपके बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है उसका परसेंटेज क्या रहता है, आप सभी कहेंगे 4% रहता है। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि निःश्वासन के दौरान हमारे अंदर जो वायु जाती है उसमें नाइट्रोजन 79% रहता है, ऑक्सीजन 21% रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना रहता है, 0.03% रहता है। जब आप सांस छोड़ते हैं तब नाइट्रोजन कितना निकलता है, 79%, ऑक्सीजन सर 17%, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकलता है, 4% निकलता है। ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग निःश्वासन की प्रक्रिया कर रहे होते हैं यानी कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो आप सभी क्या देखते हैं कि आपका जो ये फेफड़ा है, लंग्स है, इसका ये वाला भाग क्या होता है सर, सिकुड़ जाता है। सर इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सर इस भाग को हम लोग डायफ्राम बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान डायफ्राम जो है वो संकुचित हो जाती है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि निःश्वासन के प्रक्रिया के दौरान, निःश्वासन प्रक्रिया के दौरान हमारे फेफड़ा का जो डायफ्राम है वो क्या हो जाता है, तो सर संकुचित हो जाता है। अच्छा ये संकुचित काहे होता है, सर संकुचित इसीलिए होता है ताकि आपका जो ये थोरेकिक कैविटी है यानी कि जो वक्ष गुहा है उसका आयतन क्या हो सर, बढ़ सके, और आप ज्यादा से ज्यादा एयर को क्या करो, अपने अंदर ले पाओ। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि निःश्वासन के दौरान आपके फेफड़ा का जो डायफ्राम होता है वो क्या हो जाता है सर, संकुचित हो जाता है। और ध्यान में रखेंगे कि जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपका जो ये फेफड़ा का डायफ्राम होता है वो क्या होता है, अपने सही पोजीशन में आ जाता है। और ध्यान में रखिएगा कि फेफड़ा के डायफ्राम का आकार कैसा होता है, तो सर गुंबदाकार होता है। कैसा होता है, गुंबदाकार होता है, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो सर इसी को हम लोग डम शेप कहते हैं। क्या कहते हैं सर, डम शेप कहते हैं। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सांस छोड़ने के बाद डायफ्राम का आकार कैसा हो जाता है, तो आप कहेंगे सर डायफ्राम जैसे पहले रहता है वैसा ही हो जाता है। तो डायफ्राम का शेप कैसा होता है, तो गुंबदाकार होता है, डम शेप होता है। तो सांस छोड़ने के बाद ये क्या हो जाता है सर, डम शेप में आ जाता है, यानी कि अपने पहले वाले स्थिति में आ जाता है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि डैश की अनुपस्थिति में अवायवीय शोषण होता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है ओजोन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, और चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा इसका आंसर, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डैश के अनुपस्थिति में अवायवीय शोषण होता है। आप सभी कहेंगे कि सर ये अवायवीय शोषण क्या है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग अवायवीय शोषण की बात करते हैं तो इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं सर, एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। मेरे मित्र आप सबों को मालूम होना चाहिए कि श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है। आप सभी कहते हैं कि गुरुजी श्वसन की जो प्रक्रिया है ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। और आप सभी ने जो अभी देखा है कि श्वसन 3 चरणों में पूरा होता है, एक्चुअली वे श्वसन के प्रक्रिया का होने का अलग अलग स्टेप है, लेकिन मूल रूप से श्वसन की प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहला क्या होता है आपका अवायवीय शोषण, और दूसरा आपका क्या होता है, तो आप सभी कहेंगे सर वायवीय शोषण। दूसरा क्या होता है, वायवीय शोषण। और मेरे मित्र इस दोनों में डिफरेंसेस याद रखना बहुत ही आसान है। ध्यान में रखिएगा कि वायवीय शोषण को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं सर, एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। मेरे मित्र आप सभी ने अभी जस्ट देखा है कि श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है, आप सभी कहते हैं सर श्वसन की प्रक्रिया में मूल रूप से ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। मूल रूप से क्या होता है सर, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ध्यान में रखिएगा, ऑक्सीकरण होगा तो क्या चाहिए होगा, ऑक्सीजन चाहिए होगा। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि लिखा हुआ है अवायवीय शोषण। इसका मतलब ये होता है कि ऐसी शोषण की प्रक्रिया जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो क्या कहलाएगी, अवायवीय शोषण कहलाएगी। यानी कि जब भी आपसे अवायवीय शोषण की बात करा जाएगा तो आप क्या कहेंगे कि सर ये जो है ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होगा। अवायवीय शोषण जो है आपका कब होगा, तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होगा। और ध्यान में रखेंगे कि वायवीय शोषण कब होगा, तो आप सभी कहेंगे सर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। कब होगा सर, ऑक्सीजन के उपस्थिति में होगा। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डैश की अनुपस्थिति में अवायवीय शोषण होता है। आप सभी क्या कहेंगे सर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि अवायवीय शोषण के दौरान ग्लूकोज का क्या होता है, आंशिक रूप से ऑक्सीकरण होता है। अवायवीय शोषण के दौरान ग्लूकोज का क्या होता है, तो आप सभी याद रखेंगे कि अवायवीय शोषण के दौरान ग्लूकोज का आंशिक रूप से ऑक्सीकरण होता है। और हमेशा आपको यह भी ध्यान में रखना है क्या कि अवायवीय शोषण के दौरान जो आपको ऊर्जा मिलती है वो कितना एटीपी ऊर्जा मिलती है, आप सभी कहेंगे कि सर 2 एटीपी ऊर्जा मिलती है। कितना एटीपी ऊर्जा मिलती है, 2 एटीपी ऊर्जा मिलती है। और क्या बनता है, आप कहेंगे सर पायरुविक अम्ल बनता है। क्या बनता है सर, पायरुविक अम्ल बनता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, पायरुविक एसिड कहते हैं। तो आपको क्या सब याद रखना है, पहला याद रखना है कि अवायवीय शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगी, इसमें ग्लूकोज का आंशिक रूप से ऑक्सीकरण होगा, यानी कि इसमें पूरी तरह से ग्लूकोज विघटित नहीं होगा। और जब आंशिक रूप से विघटित होगा तो ये क्या बनाएगा, पायरुविक अम्ल बनाएगा और साथ ही साथ क्या करेगा सर, 2 एटीपी ऊर्जा का निष्कासन करेगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि अवायवीय शोषण जो होती है ये शोषण की क्या कहलाती है, आप कहेंगे सर ये शोषण का प्रथम चरण कहलाता है। क्या कहलाता है सर, प्रथम चरण कहलाता है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अवायवीय शोषण कहां पे होता है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर अवायवीय शोषण जो है ये कोशिका द्रव में होता है। अवायवीय शोषण कहां पे होता है, तो सर सेल के कोशिका द्रव में होता है। और ध्यान में रखिएगा कि जब आपसे वायवीय शोषण की बात करी जाएगी तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि सर वायवीय शोषण के दौरान जो है 38 एटीपी ऊर्जा निकलती है। कितना एटीपी ऊर्जा निकलती है, 38 एटीपी ऊर्जा निकलती है। साथ ही वायवीय शोषण आपका कहां पे होता है, तो सर ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे कि वायवीय शोषण के दौरान ग्लूकोज का माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो जाता है सर, पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से शोषण के किस प्रक्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, आप कहेंगे वायवीय शोषण के दौरान ग्लूकोज का क्या होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इस शोषण के दौरान कितनी ऊर्जा निकलती है, 38 एटीपी ऊर्जा निकलती है। कब होती है, तो सर ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जो आपका वायवीय शोषण होता है ये क्या होता है, शोषण का अंतिम चरण कहलाता है। क्या कहलाता है सर, शोषण का अंतिम चरण कहलाता है। तो आप ये सारे पॉइंट वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण के बारे में याद रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा प्रक्रिया है जो केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में बदलता है। जबकि आपका ऑप्शन दिया हुआ है संचलन, दूसरा ऑप्शन है पोषण, तीसरा ऑप्शन है श्वसन, चौथा ऑप्शन है उत्सर्जन। क्या होगा इसका आंसर, आप सभी कहेंगे कि सर हम सभी ने अभी जस्ट देखा है कि श्वसन की प्रक्रिया में जो ऊर्जा मुक्त होती है ये कौन सा रूप होता है ऊर्जा का। आप सभी कहते हैं कि गुरुजी श्वसन की प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा मुक्त होती है। यानी कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि श्वसन की प्रक्रिया में रासायनिक ऊर्जा किस में बदल जाती है, तो उष्ण ऊर्जा या फिर ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। मेरे मित्र आप सभी ने अभी जस्ट देखा है कि श्वसन की प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है। आप कहते हैं सर 2 प्रकार की होती है। पहला कौन सा होता है, वायवीय शोषण। दूसरा कौन सा होता है, आप कहते हैं गुरुजी अवायवीय शोषण। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, और वो नाम क्या होता है, तो सर वायवीय शोषण को हम लोग ऑक्सी शोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सी शोषण। और अवायवीय शोषण को हम लोग क्या कहते हैं सर, अनॉक्सी शोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, अनॉक्सी शोषण कहते हैं। नो डाउट आप सभी समझ पा रहे होंगे कि वायवीय शोषण आपका ऑक्सीजन के उपस्थिति में होगा, जबकि अवायवीय शोषण आपका ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होगा। आप सभी क्या कहते हैं कि सर वायवीय शोषण के दौरान ग्लूकोज का क्या होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। आप कह रहे हैं कि सर जब शोषण के दौरान ऊर्जा निकलती है तो वो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में होती है, तो जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो सर कितना कैलोरी ऊष्मीय ऊर्जा निकलती है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वायवीय शोषण के दौरान जब आपका ग्लूकोज C6H12O6 ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है तब ये क्या बना लेता है, आप सभी कहेंगे कि सर 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, 6 मॉलिक्यूल्स वाटर का होता है, साथ ही साथ क्या निकलती है सर, ऊर्जा निकलती है। और ये जो ऊर्जा होती है ये क्या होती है सर, ऊष्मीय रूप में होती है। और ध्यान में रखेंगे कि कितना होता है इसका वैल्यू, तो सर 686 किलो कैलोरी। कितना होता है सर, 686 किलो कैलोरी। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि वायवीय शोषण के दौरान जो ऊष्मीय ऊर्जा मुक्त होती है उसका वैल्यू कितना होता है, 686 किलो कैलोरी होता है।
मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग अवायवीय शोषण की बात करते हैं तो आप सभी क्या कहते हैं, आप सभी कहते हैं कि गुरुजी अवायवीय शोषण जो है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। ध्यान में रखेंगे कि अवायवीय शोषण के दौरान आपके ग्लूकोज का क्या होता है, पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं होता है, आंशिक रूप से ऑक्सीकरण होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अवायवीय शोषण के दौरान C6H12O6 जो है ये क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है। किसमें विघटित हो जाता है? तो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। साथ ही किसका निष्कासन करता है? तो 2 ATP ऊर्जा का निष्कासन करता है। ध्यान में रखिएगा कि अवायवीय शोषण के दौरान आपका जो ग्लूकोज है वो किसमें बदल जाता है, 2C2H5OH और साथ ही साथ 2 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के, और साथ ही साथ किसका निष्कासन होता है, ऊर्जा का निष्कासन होता है। और ध्यान में रखिएगा कि अवायवीय शोषण के दौरान जो उसमें ऊर्जा मिलती है उसका वैल्यू कितना होता है, तो सर उसका वैल्यू 56 किलो कैलोरी होता है। कितना होता है? 56 किलो कैलोरी होता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि वायवीय शोषण के दौरान जो आपको उसमें ऊर्जा शोषण की प्रक्रिया से मिलेगी वो कितना होगा, 686 किलो कैलोरी, और अवायवीय शोषण के दौरान जो आपको उसमें ऊर्जा शोषण की प्रक्रिया के दौरान मिलेगी वो कितना होगा, तो 56 किलो कैलोरी। ऑब्वियस सी बात है, आप दोनों के ऊर्जा के मान से अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि वायवीय शोषण के दौरान आपको ज्यादा उसमें ऊर्जा मिलती है, जबकि अवायवीय शोषण के दौरान आपको कम उसमें ऊर्जा मिलती है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही आसान सा सवाल। क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि जीवाणुओं में श्वसन स्थल है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है एपिसोम, दूसरा ऑप्शन है माइक्रोसोम, तीसरा ऑप्शन है मिसोसोम, चौथा ऑप्शन है राइबोसोम। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप सभी इस क्वेश्चन को एज अ स्टैटिक जीके के रूप में याद रखेंगे कि जीवाणुओं में श्वसन स्थल क्या होता है, जो आपका बैक्टीरिया होता है, जो आपका बैक्टीरिया होता है, इसमें अगर श्वसन स्थल की बात करी जाए तो कौन सा पार्ट श्वसन स्थल कहलाता है? आप सभी कहेंगे कि सर मिसोसोम जो है वो श्वसन स्थल कहलाता है। किसका? तो बैक्टीरिया का, यानी कि जीवाणुओं का। तो सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि आपके एग्जाम में जीवों के श्वसन स्थल से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको यहाँ पे कुछ जीवों में उपस्थित श्वसन स्थल के नाम को भी याद रखना होगा। जैसे कि ध्यान में रखिएगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसके हर एक भाग से क्या होता है, अलग अलग श्वसन की प्रक्रिया होती है। जैसे पेड़ के पत्ती से भी होता है श्वसन की प्रक्रिया, उसके जड़ से भी होता है, और साथ ही साथ जो वात रंध्र होते हैं उससे भी होता है। तो आप सभी चाहें तो इस चीज को नोट डाउन कर सकते हैं कि पेड़ पौधों में या सिर्फ पेड़ में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो कहां से होती है, तो सर इसके अलग अलग भाग से होती है। कहां से होती है? तो सर अलग अलग भाग से होती है। और ये अलग अलग भाग आपका क्या है, तो सर ये पेड़ या पौधा का जड़ हो सकता है, या फिर उसका पत्ती हो सकता है, या फिर उसका जो वात रंध्र है वो हो सकता है। तो आप इस चीज का भी ख्याल रखिएगा। साथ ही साथ अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पेड़ पौधों में श्वसन की प्रक्रिया किस प्रक्रिया के थ्रू होती है, आप कहेंगे विसरण के प्रक्रिया के थ्रू होती है। और विसरण को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर इसी को हम लोग इंग्लिश में डिफ्यूजन कहते हैं। ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अमीबा और पैरामीशियम का श्वसन स्थल क्या है, अमीबा और पैरामीशियम का श्वसन स्थल क्या है, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अमीबा और पैरामीशियम में जो श्वसन स्थल है वो उसका कोशिका झिल्ली है। क्या है सर? कोशिका झिल्ली है, जिसको क्या बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अमीबा और पैरामीशियम में श्वसन की प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया के तहत होती है, आप कहेंगे सर विसरण की प्रक्रिया के थ्रू होती है। यानी कि विसरण के द्वारा ही अमीबा और पैरामीशियम में भी कोशिका झिल्ली के द्वारा क्या होता है, श्वसन की प्रक्रिया होती है। साथ ही ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका तिलचट्टा होता है, जो तिलचट्टा जिसको आप कॉकरोच बोलते हैं, और साथ ही साथ जो टिड्डा है, इन सब में क्या होता है सर, श्वसन स्थल जो होता है वो क्या कहलाता है, तो सर ट्रैकिया कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रैकिया कहलाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, श्वास नली कहते हैं। तो जब भी आपसे ये पूछा जाए कि तिलचट्टा और टिड्डा में श्वसन स्थल क्या है, आप क्या कहेंगे सर, ट्रैकिया है। ध्यान में रखेंगे कि जो मछली है उसमें श्वसन स्थल कौन सा होता है, तो आप कहते हैं सर मछली में जो श्वसन स्थल होता है वो मछली का गलफरा होता है, यानी कि गिल्स होता है। साथ ही ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि झींगा का श्वसन स्थल क्या है, तो आप कहेंगे सर गिल्स ही है।
साथ ही अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मेढक का श्वसन स्थल क्या होता है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर मेढक में फेफड़ा से भी श्वसन की प्रक्रिया होती है, साथ ही साथ त्वचा से भी श्वसन की प्रक्रिया होती है, और जो मेढक का मुख ग्रसनी होता है उससे भी क्या होती है, श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो आपसे जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मेढक में श्वसन स्थल कौन कौन सा है, तो आप कहेंगे फेफड़ा है, त्वचा है और मुख ग्रसनी है। गिल्स किसके लिए श्वसन स्थल है, तो आप कहेंगे मछली के लिए, साथ ही साथ झींगा के लिए। ट्रेकिया सर, तो आप कहेंगे तिलचट्टा और टिड्डा के लिए। अमीबा और पैरामेसियम के लिए श्वसन स्थल क्या है, आप कहेंगे सर कोशिका झिल्ली। मेरे मित्र, अगर बात की जाएगी उच्च वर्गीय जंतु की, जैसे कि मनुष्य की, साथ ही साथ पक्षी की, या फिर बात की जाए मगरमच्छ वगैरह की, या किसकी बात की जाए सर, मगरमच्छ वगैरह की, तो इन सबों में श्वसन स्थल क्या होता है, आप सभी कहेंगे कि सर इन सबों में श्वसन स्थल फेफड़ा होता है, यानी कि लंग्स होता है। तो आप सभी इस चीज का ख्याल रखेंगे कि जितने भी उच्च वर्गीय जंतु होते हैं उसमें सांस लेने के लिए क्या अवेलेबल होता है, तो सर फेफड़ा अवेलेबल होता है, लंग्स अवेलेबल होता है। और जबकि निम्न वर्गीय जंतु में जो श्वसन स्थल होता है वो आपका कुछ इस प्रकार से होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्यों में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है क्लोरोफिल, दूसरा ऑप्शन है मेलेनिन, तीसरा ऑप्शन है रोडोप्सिन, चौथा ऑप्शन है हीमोग्लोबिन। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन वर्णक निम्नलिखित में से कौन है। मेरे मित्र, आप सभी क्या कहेंगे कि सर श्वसन वर्णक को हम लोग इंग्लिश में रिस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपके शरीर में रिस्पिरेटरी पिगमेंट किसको बोला जाता है। आपने अभी जस्ट देखा है कि जो श्वसन की प्रक्रिया होती है ये 3 भाग में विभाजित है। पहला आपका बाह्य श्वसन कहलाता है, और दूसरा आपका क्या कहलाता है, गैसों का परिवहन कहलाता है। दूसरा क्या कहलाता है सर? गैसों का परिवहन कहलाता है। एक्चुअली इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि इस प्रक्रिया में क्या होता है, तो इस प्रक्रिया में आप जो सांस के द्वारा अंदर हवा लेते हैं उसमें जो ऑक्सीजन उपस्थित होता है वो रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ क्या हो जाता है, मिल जाता है, और क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपके बॉडी के हर एक भाग में पहुंचता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैसों का परिवहन कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गैसों का जो परिवहन होता है वो किसके सहारे होता है, आप कहते हैं सर रक्त के सहारे होता है। रक्त में क्या उपस्थित होता है, आप कहते हैं गुरुजी रक्त में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। रक्त में क्या उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। ध्यान में रखिएगा कि हीमोग्लोबिन में क्या रहता है, तो सर हीमोग्लोबिन में लोहा रहता है, यानी कि आयरन रहता है, और ये क्या होता है सर, ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है। तो जब आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है तो क्या बना लेता है, तो सर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। और यही आपका जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, जो आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ये आपके बॉडी के हर एक भाग में पहुंचता है। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जो आपका श्वसन गैस ऑक्सीजन है वो किसके सहारे आपके पूरे बॉडी में जा रहा है, आप कहते हैं सर हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके जा रहा है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि श्वसन वर्णक कौन सा होता है, आप सभी क्या कहेंगे कि सर श्वसन गैस हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके जा रहा है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि सर हमारे बॉडी में रक्त का जो हीमोग्लोबिन है वो क्या कहलाता है, तो सर ये श्वसन वर्णक कहलाता है। क्या कहलाता है, श्वसन वर्णक कहलाता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं सर, रिस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। तो आप बताइए सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में मेलानिन भी दिया हुआ है, तो सर मेलानिन कौन सा पिगमेंट होता है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि आपके बॉडी का जो हेयर है या फिर स्किन का जो कलर है, इन सबों के लिए कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, तो मेलानिन रिस्पॉन्सिबल होता है। ध्यान में रखेंगे कि मेलानिन पिगमेंट जो है वो आपके बॉडी के स्किन के कलर, हेयर के कलर, इन सबों के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में रोडोप्सिन भी है। तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रोडोप्सिन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, रोडोप्सिन लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा कि आपके आंख के रेटिना में 2 लाइट सेंसिटिव सेल पाए जाते हैं, 2 आपका प्रकाश संवेदनशील कोशिका पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सर उसको हम लोग कोन और रोड कहते हैं।
कोन और रोड कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका रोडोप्सिन पिगमेंट है वो कहाँ पे मिलता है, तो आपके आंख के रेटिना में जो रोड सेल होता है उसमें क्या पाया जाता है सर, रोडोप्सिन पिगमेंट पाया जाता है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में क्लोरोफिल भी दिया हुआ है, तो कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप सबों को मालूम है कि पौधे के पत्ती का रंग जो हरा होता है वो किसके उपस्थिति के चलते होता है, तो सर क्लोरोफिल के उपस्थिति के चलते होता है। और ध्यान में रखिएगा कि क्लोरोफिल का काम क्या होता है, तो सर ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सनलाइट को ट्रैप करता है, यानी कि फंसाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है केंद्रक, दूसरा ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा ऑप्शन है कोशिका द्रव, चौथा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट अम्ल में विघटन कहाँ होता है। मेरे मित्र, आप सभी ने अभी जस्ट क्या देखा है कि सर ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? आप कहते हैं गुरुजी ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया को हम लोग श्वसन कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं। ये कितने प्रकार का होता है? आप कहते हैं सर 2 प्रकार का होता है। एक आपका कौन सा होता है, जो सर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, क्या कहते हैं उसको, वायवीय श्वसन कहते हैं। दूसरा आपका कौन सा होता है, तो आप कहते हैं सर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा कौन सा होता है सर, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, अवायवीय श्वसन कहते हैं, एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। मेरे मित्र, आप सभी अनारोबिक रिस्पायरेशन के बारे में क्या कहते हैं या फिर अवायवीय श्वसन के बारे में क्या कहते हैं? आप सभी कहते हैं कि सर अवायवीय श्वसन में जो है ग्लूकोज का क्या होता है, आंशिक रूप से विघटन होता है, यानी कि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज जो है वो किस में बदल जाता है, तो आप कहते हैं सर अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज जो है वो पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, पायरुविक अम्ल में बदल जाता है, यानी कि पायरुविक एसिड में बदल जाता है। साथ ही साथ और क्या रिलीज होता है, तो सर यहाँ पे 2 एटीपी ऊर्जा मिलता है। अवायवीय श्वसन के दौरान आपका जो ग्लूकोज है उसका विघटन जब होता है ये किस में बदल जाता है, पायरुविक अम्ल, और 2 एटीपी ऊर्जा का निष्कासन करता है। तो आप सीधे सीधे ये कह सकते हो कि गुरुजी अवायवीय श्वसन की जो प्रक्रिया है ये कहाँ पे होती है, तो आप सभी ने अभी जस्ट देखा है पीछे के क्वेश्चन में कि अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है। तो आपका जो ग्लूकोज पायरुविक एसिड और 2 एटीपी ऊर्जा में बदलेगा वो कहाँ पे बदलेगा, आप कहेंगे कोशिका द्रव में बदलेगा। तो आप सीधे तौर पर ये याद रख सकते हो कि सर ग्लूकोज जो है, जो आपका ग्लूकोज है, ये जब आपका पायरुविक एसिड यानी कि पायरुविक अम्ल और 2 एटीपी ऊर्जा का निष्कासन करता है, तो ये कहाँ पे करता है, आप कहेंगे कि सर ये कोशिका द्रव में करता है। कहाँ पे करता है, कोशिका द्रव में करता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ पे होता है, आप कहेंगे कोशिका द्रव में। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका पायरुविक अम्ल बन रहा है इसका वायवीय श्वसन के दौरान, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो जाता है सर, पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण हो जाता है। और हम लोग क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो वायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है उसमें हमको कितना एटीपी ऊर्जा मिलती है, 38 एटीपी ऊर्जा मिलती है। कितना एटीपी ऊर्जा मिलती है, 38 एटीपी ऊर्जा मिलती है। और ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका वायवीय श्वसन है ये कहाँ पे होता है, तो सर ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। साथ ही साथ मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका पायरुविक अम्ल यहाँ पे बन रहा है ये कोशिका द्रव में कौन सी प्रक्रिया के तहत बन रहा है, आप सभी कहेंगे कि सर यहाँ पे ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस हो जाता है। क्या हो जाता है, ग्लाइकोलाइसिस हो जाता है। तो चला कभी कभी उलझा के भी सवाल पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज का विघटन पायरुविक अम्ल और 2 एटीपी ऊर्जा में हो जाता है, आप सभी कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, ग्लूकोज का विघटन पायरुविक अम्ल और 2 एटीपी ऊर्जा में हो जाता है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कहां पे होती है, आप कहेंगे कोशिका द्रव में होती है। ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो वायवीय श्वसन होता है इसमें आपको 38 एटीपी ऊर्जा का निष्कासन होता है और यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रक्रिया के तहत होती है, आप कहेंगे सर माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल होता है। क्या होता है सर, क्रेब्स चक्र होता है। और क्रेब्स चक्र के थ्रू आपको ऊर्जा का उत्पादन कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू कहां पे होता है, कोशिका द्रव में होता है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में केंद्रक भी दिया हुआ है, तो ये क्या होता है, तो
मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि कोशिका के जितने भी कार्य होते हैं उन सारे कार्य को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा होता है, तो कोशिका का केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। आप कहेंगे हमारे ऑप्शन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया हुआ है, तो ये क्या है, तो मेरे मित्र आप सबों को मालूम होना चाहिए कि आपके कोशिका में अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग तरह के अंग भी हैं, और उसी अंग में से आपका एक अंग कौन सा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो कि आपका कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका RER, जिसको हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और दूसरा होता है आपका SER, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, आप कहेंगे सेल ऑर्गेनेल्स है, कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स है, कोशिकांग है। और जो आपका कोशिका द्रव है ये क्या है, तो कोशिका के अंदर पाया जाने वाला आपका जेली लाइक फ्लूइड है, यानी कि चिपचिपा सा द्रव है। साथ ही साथ ध्यान में रखिएगा कि जब कोशिका द्रव और न्यूक्लियस दोनों सम्मिलित रूप से मिल जाता है तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म या फिर जीव द्रव कहते हैं। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से जीव द्रव होता है, आप क्या कहेंगे कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस का जो कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि कोशिका द्रव और केंद्रक का जो संयुक्त रूप होता है, वो क्या कहलाता है, जीव द्रव कहलाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु डैश कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 5, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 1। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारे मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो 6 कार्बन आपका जो अणु होता है वो डैश कार्बन अणु में बदल जाते हैं। आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? तो ऑक्सीजन की कमी की बात की जा रही है, यानी कि हम लोग ऑक्सीजन का अभाव भी बोल सकते हैं। और आप सबों को मालूम है कि ऑक्सीजन के अभाव में कौन सा श्वसन की प्रक्रिया होती है? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी ऑक्सीजन के अभाव में अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है। अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो सर हमारे कोशिका द्रव में होती है। कहाँ पे होती है? कोशिका द्रव में। अच्छा, अवायवीय श्वसन में क्या होता है? आप सभी कहते हैं कि सर हमारा जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 ये किस में विघटित हो जाता है? आप कहते हैं गुरुजी ये पायरुविक अम्ल और 2 ATP ऊर्जा में क्या होता है? विघटित हो जाता है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि ये जो पायरुविक अम्ल है इसका फॉर्मूला क्या होता है? C3H4O3 होता है। क्या होता है सर? C3H4O3 होता है। आप सभी क्या देख रहे हैं? आप सभी देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के अभाव में जो ये अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया हो रही है, इसमें आपका जो ग्लूकोज का 6 कार्बन परमाणु है वो पायरुविक अम्ल के कितने कार्बन परमाणु में बदल जा रहा है? आप कहेंगे सर 3 कार्बन परमाणु में बदल जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज में आप फॉर्मूला क्या लिख रहे हैं? C6H12O6। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे कार्बन के 6 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 12 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 6 परमाणु हैं। ऑक्सीजन के अभाव में जब ये विघटित हो रहा है तो क्या बना ले रहा है? पायरुविक अम्ल बना ले रहा है। और पायरुविक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? तो C3H4O3। इसका मतलब ये हुआ कि पायरुविक अम्ल में कार्बन के 3 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशी की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी कि ऑक्सीजन का अभाव होता है, तो जाहिर सी बात है वहां पे एनारोबिक रिस्पिरेशन हो रहा होगा, अवायवीय श्वसन हो रहा होगा, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है तो 6 कार्बन अणु डैश कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी 6 कार्बन अणु ग्लूकोज के अणु की बात की जा रही है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ग्लूकोज के 6 कार्बन अणु हैं वो किस में बदल जा रहा है? पायरुविक अम्ल के 3 कार्बन परमाणु या अणु में बदल जा रहा है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि ऑक्सीजन के अभाव में यही जो पायरुविक अम्ल है ये आपके मांसपेशी के कोशिका में क्या होता है? किस में बदल जाता है? आप कहते हैं कि सर यही हमारे पेशी कोशिका में लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है और इसके चलते हम लोगों को मांसपेशी में क्या होता है सर? दर्द होना शुरू हो जाता है। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे ऑक्सीजन के अभाव में पायरुविक अम्ल किस में बदल जाता है? आप कहेंगे लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है और यही लैक्टिक अम्ल क्या होता है? आपके मांसपेशी में दर्द का, क्रैम्प का कारण बनता है। साथ ही ध्यान में रखिएगा अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पायरुविक अम्ल जो है वो ईस्ट में किस में बदल जाता है? तो आप सभी कहेंगे कि पायरुविक अम्ल का ईस्ट में क्या होता है सर? किण्वन हो जाता है।
फर्मेंटेशन हो जाता है और यही पायरुविक अम्ल जो है वो ईस्ट में किस में बदल जाता है, तो सर इथेनॉल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, इथेनॉल में बदल जाता है। तो आप ये दो चीज भी ध्यान में रखिएगा कि जो आपका पायरुविक अम्ल है वो पेशी कोशिका में लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है और ईस्ट में किण्वन प्रक्रिया के द्वारा किस में बदल जाता है, इथेनॉल में बदल जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में डैश शामिल होता है। आपका ऑप्शन है हाइड्रोजन, हीलियम, जलवाष्प, नाइट्रोजन। क्या होगा इसका आंसर? अब आप में से बहुत सारे मित्र ऐसे होंगे जिसको सिर्फ ये पता होगा कि जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलता है, तब तो वो यहाँ पे फंस जाएंगे। क्या होगा आंसर पता ही नहीं चलेगा। मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग सांस छोड़ते हैं या फिर जब हम लोग सांस लेते हैं तो आपके सांस के साथ साथ कौन कौन सा गैस अंदर जाता है, तो सर नाइट्रोजन भी जाता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन भी जाता है। जब आप सांस लेते हैं उस वक्त की बात की जा रही है। और फिर क्या जाता है सर, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है। कब? जब आप सांस ले रहे होते हैं। ध्यान में रखेंगे कि जब आप सांस छोड़ते हैं तब क्या निकलता है, तो सर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन निकलता है और कौन सा गैस निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। बस क्या होता है सर, इसके परसेंटेज में फर्क होता है। ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग सांस ले रहे होते हैं उस वक्त हमारे बॉडी के अंदर 79% नाइट्रोजन जा रहा होता है। हमारे बॉडी के अंदर कितना जा रहा होता है सर, 79% नाइट्रोजन जा रहा होता है। और ऑक्सीजन कितना जा रहा होता है, 21% जा रहा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो सर 0.03% जा रहा होता है। लेकिन जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो क्या सब निकलता है, तो सर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कितना परसेंट, तो ध्यान में रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड 4% निकलता है। नाइट्रोजन कितना निकलता है, तो सर जितना अंदर गया था उतना निकल जाता है। अंदर कितना गया था, 79%। निकलेगा कितना सर, 79% ही। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि ऑक्सीजन का कितना परसेंट निष्कासन होता है, तो सर 17% निष्कासन होता है। तो आप ये दो चीज भी ध्यान में रखिएगा। बहरहाल आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में डैश शामिल है, आप सभी कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में नाइट्रोजन दिया हुआ है, इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा ही आसान सा सवाल। अगर आपने अभी तक का डिस्कशन करा है तो मेरे ख्याल से आपको इस क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है गैसों का मिश्रण, दूसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन और चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा इसका आंसर, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। साथ ही मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उसको आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन या इसके इर्द गिर्द से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो उसका जवाब बखूबी दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।